उनको डॉक्टर पहली बार बताते हैं कि जी। आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया हाँ है, तो कहीं ये डायबिटीज हमेशा के लिए तो नहीं हो गई? और इसका आंसर है यस। जो जेस्टेशनल डायबिटिक होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 5 साल के अंदर 50% उनमें से हाफ ऑफ द पेशेंट्स डायबिटिक हो जाते हैं, टाइप 2 डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या प्रेगनेंसी के शुरुआती ट्राइमेस्टर में ही डिटेक्ट हो जाती है या बाद में? यूजुअली ये मिलती है बीच के 3 महीनों में और आखिरी के, मतलब मोर देन 12 वीक्स ज़्यादा मिलती है। महिलाओं में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई तो इससे हमारे प्रेगनेंसी पर तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मदर को डायबिटीज तो है पर ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। प्री एक्लेम्शिया होता है एक चीज़ जिसके साथ ब्लड प्रेशर के साथ हमारे यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, तो प्री एक्लेम्शिया हो सकता है। ठीक है, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है वो भी ज़्यादा हो सकता है, जिसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोमियोस। और इसकी वजह से बच्चा बड़ा भी हो सकता है, कभी कभी रिटार्डेड ग्रोथ भी होती है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ भी होती है। अच्छा, तो प्री टर्म लेबर भी हो सकता है, बच्चा समय से पहले भी जन्म ले सकता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज है अगर किसी को, तो महिलाएं कौन से फल खा सकती हैं, कौन से नहीं खा सकती? तो बनाना वेरी हाई ऑन ग्लूकोज, चीकू वेरी हाई ऑन ग्लूकोज, मैंगो आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, सीजन चल रहा है, वेरी हाई ऑन ग्लूकोज, तो इसको अवॉइड करें। ठीक है। क्या खाएं? जो अगर हम लोग चेक करते हैं जब भी, जैसे आपने कहा कि खाना खाने से पहले और हर खाना खाने के 2 घंटे के बाद, जी। उसमें हम क्या रेंज देखें कि उसमें इससे क्या देखें? अंदर में रह रहा है उसमें तो हमारा नॉर्मल है? जी, आपका फास्टिंग 95 से कम आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो आपका पोस्ट मील 2 घंटे का है, तो कोशिश करें कि वो 140 से नीचे आए। ठीक है, कोशिश करें। और 120 से नीचे आए तो बहुत ही गुड है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है। ये सिचुएशन अब सही नहीं है, हो सकता है शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपका वेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, जितना बढ़ना नहीं चाहिए उतना बढ़ रहा है। ठीक है। आपके हेडेक्स रह रहे हैं, आपको डिजीनेस रह रही है ना, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेट हो रहा है, बट इनको बहुत ज़्यादा हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, तो क्या इसका मतलब आपको डायबिटीज हो गई है? अक्सर इसे जेस्टेशनल डायबिटीज की तरह बोला जाता है या कहा जाता है, बट महिलाएं इसमें कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज है कहीं हमें टाइप 2 डायबिटीज की तरह तो नहीं हो गई, या कोई बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम जिसको लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो लोगों के मन में रहते हैं सवाल की तरह, लेकिन उसका जवाब उनको पता नहीं होता, जिसके लिए वो इंटरनेट पे जाते हैं, तमाम सवालों के जवाब जानते हैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, आपके मन में जितने भी सवाल है जेस्टेशनल डायबिटीज से रिलेटेड, हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसपे हम इस टॉपिक के बारे में बहुत ही विस्तार से जानने समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वानी पुरी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, Cloud9 हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आपने बताया जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज को हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। अब डायबिटीज भी 2 प्रकार की होती है, प्री जेस्टेशनल डायबिटीज भी होती है जो प्रेगनेंसी से पहले की होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं, मैं श्रोताओं को क्लियर कर दूं कि आज हम बात कर रहे हैं जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है। तो वो प्री जेस्टेशनल भी हो सकती है और जेस्टेशनल डायबिटीज भी हो सकती है। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं जो सबसे पहले पाई जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही टेम्पररी फेज होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिसको डायबिटीज हो गई प्रेगनेंसी में तो उसको हर समय डायबिटीज होगी, पर हो भी सकती है। अच्छा, राइट। तो ट्रांजिएंट फेज होता है ये। प्रेगनेंसी जो होती है वो डायबिटोजेनिक स्टेट होती है, यानी कि जो पर्दा पड़ा हुआ है ना कि ये पेशेंट को डायबिटीज हो सकती है, वो उस पर्दे को खोल देती है। अच्छा। यानी कि हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट एट रिस्क है। तो जो हम साउथ ईस्ट एशियंस हैं, सो दे आर एट वेरी हाई रिस्क, स्पेशली द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। अब इसका कारण क्या होता है कि ये क्यों होती है, प्रेगनेंसी में क्यों हुई? आप पूछोगे मैम पहले तो मुझे नहीं थी, अब प्रेगनेंसी में मुझे क्यों हो गई? तो जो भगवान ने ये मैकेनिज्म बनाया है, क्योंकि बच्चा जो है आपका वो आपके ग्लूकोज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसकी ग्रोथ। और एक सेल से 9 महीने में 3.5 to 4 kg का बच्चा
पैदा होता है, राइट? तो उसको उसके न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ग्लूकोज चाहिए बेसिकली। तो इसीलिए जो प्लेजेंटा होती है, जो ऑर्नल होती है, वो कुछ हार्मोन्स बनाती है ना? जैसे प्लेजेंटल लैक्टोजन होता है, प्रोलैक्टिन होता है ना? ये पिट्यूटरी बनाती है, ग्रोथ हार्मोन होता है जो बच्चे की ग्रोथ बढ़ाता है। कुछ हार्मोन्स बच्चे की तरफ से आते हैं, कुछ हार्मोन्स माँ की तरफ से आते हैं, राइट? और प्रेगनेंसी का हार्मोन जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, वो बनता है। तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं, ये ग्लूकोज का बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर मात्रा बढ़ा देते हैं, राइट? और यदि किसी की इंसुलिन रेजिस्टेंस है या डिफेक्टिव है, तो वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नॉर्मल पेशेंट कंट्रोल कर लेगा, उसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज नहीं होगी। पर जो हाई रिस्क पेशेंट्स होंगे, जो हम बात करेंगे आगे, तो उनमें ये जो है ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होती है, एंड दैट लीड्स टू जेस्टेशनल डायबिटीज। अक्सर लोगों के मन में यही धारणा रहती है और डर भी रहता है जब उनको डॉक्टर पहली बार बताते हैं कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया है, तो कहीं ये डायबिटीज हमेशा के लिए तो नहीं हो गई। कहीं अगर प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल्स नहीं कंट्रोल में हुए तो क्या मुझे लाइफ टाइम डायबिटीज की दवाई खानी पड़ेगी? करेक्ट। तो जेस्टेशनल डायबिटीज जो टाइप 2 डायबिटीज है उससे कितनी अलग है? हाँ, नहीं देखिए, जो टाइप 2 डायबिटीज, जैसे हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं पहले कि कौन कौन से पेशेंट्स को ये जो रिस्क फैक्टर किस किस में है। जैसे जिन पेशेंट्स का हाई BMI है, यानी कि जो ओवरवेट है, जैसे BMI अगर हमने सुना हो, तो जिनका BMI मोर देन 25 है, मोर देन 30 तो ओबीज में ही आ जाते हैं। जिनको ट्विन प्रेगनेंसी है, जिनको ज़्यादा एज में प्रेगनेंसी हुई, जो कि आजकल हो रही है, वी आर कैरियर ओरिएंटेड, तो हम लोग लेट प्रेगनेंसी कर रहे हैं, राइट? और जिनको फैमिली हिस्ट्री है टाइप 2 डायबिटीज़ की, मदर को, फादर को, दादी को, नानी को, किसी को भी, राइट? जिनको पहले जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुकी है, सो ये सारे हाई रिस्क फैक्टर हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि वी इंडियंस आर साउथ ईस्ट एशियंस, तो ये जो एथनिसिटी है, ये इट इज़ अ वेरी हाई रिस्क फॉर डायबिटीज़। ठीक है। तो अब आपने मुझे पूछा कि मैडम जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है क्या वो डायबिटिक हो जाते हैं? हाँ। तो आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, और इसका आंसर है येस। सो 50% ऑफ पेशेंट्स हु आर जेस्टेशनल डायबिटिक, जो जेस्टेशनल डायबिटिक होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 5 साल के अंदर 50% उनमें से, हाफ ऑफ द पेशेंट्स डायबिटिक हो जाते हैं, टाइप 2 डायबिटीज। सो इसीलिए हम इन पेशेंट्स का HbA1c कराते हैं हर ईयर। उनको इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके गायनेकोलॉजिस्ट की, दैट यू आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज, सो आप अपना जो है HbA1c आप ईयरली कराइए, तो हम पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो हाई रिस्क है। एग्जैक्टली। तो जेस्टेशनल डायबिटीज जिन महिलाओं में होता है, उनमें भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि इनको ज्यादा खतरा है या चांसेस है? मैंने अभी बताया ना आपको, जो जिनका वेट ज्यादा है, जिनको ट्विन प्रेगनेंसी है, जो थोड़ी सी ओबीज हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करती हैं, जैसे कि आजकल हम डेस्क वर्क ज्यादा करते हैं, वी आर सेडेंटरी वर्कर्स। पहले के अगर हम पहले मुकाबले में देखें, अगर कंपेयर करें, तो वी आर सेडेंटरी वर्कर्स। हम लोग डेस्क वर्क ज़्यादा करते हैं, हम लोग बैठे बैठे काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, शरीर से काम नहीं करते। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, है ना, जो लोगों का पहले से ही प्री प्रेगनेंसी वेट ही ज़्यादा है, जिनको ट्विन प्रेगनेंसी है, जिनको जल्दी जल्दी वेट बढ़ रहा है प्रेगनेंसी में, जितना बढ़ना नहीं चाहिए, है ना, और इंडियन पॉपुलेशन इज हाई रिस्क, राइट? तो ये सारी चीजें, जिनका लिपिड प्रोफाइल भी गड़बड़ देखा गया, जैसे कुछ लोगों का जो है HDL कम होता है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है, ये भी, जिनको आपने देखा होगा PCOS पेशेंट्स हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं, उनको भी, वो भी एट हाई रिस्क हैं। तो ये सारे हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं हमारे को। और जिनको पहले डायबिटीज हुई हो जेस्टेशनल, या फिर जिनकी फैमिली में हो डायबिटीज, तो ये सारे जो हैं रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इनको तो हमें बिल्कुल टारगेटेड रखना होता है। कुछ तो ऐसे सवाल हैं जो अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि हमारी पहली प्रेगनेंसी में हमें जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं हुई थी, तो क्या चांसेस है कि दूसरी प्रेगनेंसी में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एज भी एक फैक्टर है। जैसे जैसे एज एडवांस होती है, वैसे वैसे जो है डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज का जो है रिस्क है वो बढ़ता जाता है। और अगर पहले वाले में हो चुकी है डायबिटीज, मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज पहली प्रेगनेंसी में, तो क्या दूसरी में फिर हो सकता है या चांसेस कम हो सकते हैं? अगर पहली वाली में हो रही है जेस्टेशनल डायबिटीज, तो वो रिस्क फैक्टर है ना, अभी हमने बताया, है ना, तो वो रिस्क फैक्टर्स है, तो उसमें तो हो सकती है, काफी चांसेस है। ठीक है। जिनको कभी हिस्ट्री नहीं रही हो
कई लोगों का ऐसा होता है कि हमें तो कभी नहीं रहा डायबिटीज, हमने कई बार टेस्ट कराया, हमारी फैमिली में भी किसी को हिस्ट्री नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वेट भी सही रखते हैं, मतलब अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हर चीज का ख्याल रखते हैं, स्टिल उनको जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है। तो फिर इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? इसके पीछे देखिए काफी रीजंस हो सकते हैं। जेनेटिक उनके जस्ट उनको फादर मदर को ना हो, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को हो। अच्छा। तो हमें पूरी थरो लाइफ हिस्ट्री, उनका लाइफस्टाइल, अभी एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की क्योंकि प्रेगनेंसी प्लान करनी है, या पहले से एक्सरसाइज मोड में थे, उनका मेटाबॉलिज्म क्या है, उनकी हैबिट्स क्या है। स्ट्रेस इज अ वेरी बिग फैक्टर। आप स्ट्रेस को भी तो रिमूव करेंगे ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी अगर आपको करनी है, आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए, ये फिजिकल बॉडी की। मेंटल एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। सो यू हैव टू डू मेडिटेशन ऑल्सो, सो यू हैव टू रिलैक्स, बिकॉज आजकल की लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है ना। वो तो आप भी देख रहे हो, एवरीबडी इज इन कॉम्पिटिशन, everywhere there is a competition, everywhere we have standards, so उसको मेट करना होता है, तो स्ट्रेस तो आ ही जाता है ना, तो उसको भी हमें बर्स्ट करना रहता है। तो आपने जो सवाल पूछा कि कोई हिस्ट्री नहीं है, पर स्ट्रेस तो है ना। हाँ बिल्कुल, तो स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीजन है। स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या प्रेगनेंसी के शुरुआती ट्राइमेस्टर में ही डिटेक्ट हो जाती है या बाद में? बहुत अच्छा सवाल पूछा मेघा आपने। तो बेसिकली जो ये अक्सर मिलती है, वो प्रेगनेंसी को अगर हम 3 भागों में बांटें, तो 3 महीने पहले, फिर बीच के 3 महीने और फिर आखिरी 3 महीने। यूजुअली ये मिलती है बीच के 3 महीनों में और आखिरी के, मतलब मोर देन 12 वीक्स ज्यादा मिलती है सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में, बट कभी कभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी मिलती है। ठीक है। और पता कैसे चलता है, कैसे डॉक्टर इवेलुएट करते हैं? देखिए ऐसा होता है कि यूजुअली जो इसके सिम्टम्स होते हैं, या तो कोई सिम्टम्स होते नहीं, या अगर कोई सिम्टम्स होते हैं वो प्रेगनेंसी से बड़े मिमिक करते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी जैसे ही होते हैं। जैसे कि फटीक होना, बहुत प्यास लगना, बार बार यूरिन आना, वो प्रेगनेंसी में भी होता है। मुंह का सूख जाना, ये प्रेगनेंसी में भी होता है। तो ये डायबिटीज जब आपकी शुगर राइज करती है ना, तो ये आपके सिम्टम्स होते हैं। बट यूजुअली पेशेंट्स को सिम्टम होते नहीं है, जिनको पहली बार डायबिटीज होती है प्रेगनेंसी के अंदर, तो उनका जो हम टेस्ट कराते हैं, है ना। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एट हाई रिस्क है ना, तो इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ठीक है। एक ये कहता है कि जी आप बुकिंग, जैसे बुकिंग हुई पेशेंट्स की, जैसे वो हमारे पास आए 9 हफ्ते 3 स्किप करके आए मेंसेस, तो हम उनका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएं। तो ये 2 स्टेप में होता है। एक को कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, जिसमें हम 50 ग्राम ग्लूकोज देते हैं और बिना किसी की, उसको फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और उसका जो है 2 घंटे बाद हम एक ग्लूकोज दोबारा निकाल लेते हैं 2 आवर्स बाद। इसमें फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये 140 से ज़्यादा आता है तो आप सेकंड स्टेप पे आ जाते हो। तो उसमें आपको रात भर फास्टिंग 8 से 12 घंटे की फास्टिंग रखनी होती है, एंड देन फास्टिंग सैंपल देना होता है, और फिर ग्लूकोज खाना होता है 75 ग्राम्स या 100 ग्राम्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल जैसे भी, और फिर फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर में वो ग्लूकोज सैंपल्स निकालते हैं। तो फास्टिंग मोर देन 95 है ना, और 1 आवर मोर देन 180, 2 आवर मोर देन 155, ये सबके नॉर्म्स होते हैं। तो उसको हम फिर इस तरीके से, अगर कोई भी 2 वैल्यू ज़्यादा होती हैं तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। बट हमारे इंडियन कंट्री में हम ऐसा टेस्ट यूज़ करते हैं जो डिप्सी ने बताया है, डायबिटीज जो स्टडी हुई है इंडिया में, उसने बताया है, वो टेस्ट करते हैं। कौन सा है वो होता है कि हम पेशेंट को, उसका इररिस्पेक्टिव ऑफ फास्टिंग है, आपको फास्टिंग नहीं बुलाना पेशेंट को, आपने उसको जो है 75 ग्राम ग्लूकोज देना है, वो पानी में घुल के पिएगा 200 to 250 मिलीलीटर वाटर में, और उसके 5 मिनट में वो पिएगा, और उसके 2 घंटे बाद आप सैंपल निकालेंगे। अच्छा। तो वो अगर 140 से ज़्यादा आता है तो फिर वो जेस्टेशनल डायबिटीज है। अगर 200 से ज़्यादा आता है तो वो ओवर डायबिटीज है। ओके, ठीक है। तो उसमें तो फिर आपको इंसुलिन चलानी पड़ेगी। पर मैं अपने पेशेंट से, और गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर ये वाला जो टेस्ट है जो डिप्सी ने बनाया है, 120 से 140 के बीच में भी अगर आपकी ग्लूकोज आ रही है, तो भी आपको चांसेस हैं जो जेस्टेशनल डायबिटीज में
रिस्क होते हैं मदर के और बच्चे के, जिसके बारे में आप आगे बात करेंगे। हाँ। yes. इसमें डॉक्टर जैसे नॉर्मल डायबिटीज में HbA1c या फास्टिंग शुगर या नॉर्मल या रैंडम शुगर ये सारे टेस्ट कराते हैं, तो जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए भी होते हैं ये सारे टेस्टिंग, या जो आपने नहीं, बताया रैंडम नहीं कराते। हाँ। रैंडम शुगर कहीं भी स्टैंड नहीं करता है, HbA1c भी कहीं स्टैंड नहीं करता ठीक है है। जेस्टेशनल डायबिटीज में, क्योंकि हाँ। HbA1c जो हमारे को शुगर लेवल्स देता है वो 2 से 3 महीने के का देता है, हाँ। है ना। तो 2 से 3 महीने में हो सकता है कि उसको हो भी और ना भी, ठीक है ना। तो इसलिए वो नहीं है। तो ये वाले टेस्ट जो मैंने आपको बताया बेसिकली डिप्सी करते हैं इंडिया में। तो इसमें यार जैसे टेस्टिंग का कुछ होता नहीं है, महिलाओं में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई तो इससे हमारे प्रेगनेंसी पर तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो होता है ऐसा कुछ? यस यस, क्यों नहीं होता है, हर चीज़ का इफेक्ट होता है ना। देखो, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो मदर का और बच्चे पर दोनों पे इफेक्ट पड़ता है ना। अगर हमारे शुगर लेवल्स हाई हैं और हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये हम बात कर चुके हैं कि प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उस पर मदर पे क्या प्रभाव पड़ता है पहले देखते हैं। मदर को डायबिटीज़ तो है पर ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। अच्छा। तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन यानी कि जो ब्लड प्रेशर उसको कभी नहीं बढ़ा पर प्रेगनेंसी में बढ़ गया, ठीक है। प्री एक्लेम्शिया होता है एक चीज़ जिसके साथ ब्लड प्रेशर के साथ हमारे यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, तो प्री एक्लेम्शिया हो सकता है, ठीक है, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है वो भी ज़्यादा हो सकता है, जिसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोमियोस, ठीक है। हमारा बच्चा इसमें बड़ा होता है क्योंकि हमारा ग्लूकोज ज़्यादा होता है, वही ग्लूकोज बच्चे को जा रहा है, बच्चे का भी ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा है, उसके अंदर इंसुलिन ज़्यादा हो रहा है, और इसकी वजह से बच्चा बड़ा भी हो सकता है, कभी कभी रिटार्डेड ग्रोथ भी होती है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ भी होती है। अच्छा। तो प्री टर्म लेबर भी हो सकता है, बच्चा समय से पहले भी जन्म ले सकता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चे की तरफ। तो ये देखा गया है कि 2 टाइम्स 2 गुना रिस्क होती है कोई भी इंटरवेंशन की, यानी कि सिजेरियन सेक्शन हुआ, कोई इंस्ट्रूमेंटल बर्थ हुआ, ये 2 गुना होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ में, और 3 गुना बच्चे जो है नर्सरी में एडमिटेड होते हैं अगर हम कंपेयर करें नॉन जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को, अगर हम इससे कंपेयर करें, है ना। तो इसमें बच्चे का वज़न बड़ा होता है, वज़न बड़ा होता है तो बर्थ इंजरीज ज़्यादा होती हैं माँ को, ठीक है। बच्चे का वज़न ज़्यादा होता है तो बच्चे को भी इंजरीज हो सकती हैं, राइट। बच्चे को ग्लूकोज एकदम से शट डाउन हो सकता है, कम हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया जिसे बोलते हैं। तो इन बच्चों का ग्लूकोज नापना आफ्टर बर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पीडियाट्रिशियन बच्चे का ग्लूकोज नापते हैं, इसमें हर आधे घंटे में देखते हैं। उसके अलावा इसमें जो जॉन्डिस होता है वो ज़्यादा होता है, बाकी भी कई तरह की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हो सकते हैं। इसमें कई बार रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी ज़्यादा होता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मिसकैरेजेस के भी चांसेस हो सकते हैं, मिसकैरेजेस के भी चांसेस होते हैं, पर वो ज़्यादा जो है ना वो प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ है ना उसमें होते हैं, क्योंकि अपन बात कर चुके हैं, क्योंकि अबॉर्शन अगर हम देखें, मिसकैरेज देखें तो वो 12 वीक से पहले होता है। तो 12 वीक से पहले प्री ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ हमें पाई नहीं जाती है, राइट। मोर देन सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में ही मिलती है। इसमें ना जैसे आपने बता तो दिया कि माँ और बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ होता है कि बच्चे में भी डायबिटीज आगे चल करके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? सही क्वेश्चन पूछा, बहुत सही क्वेश्चन पूछा। ये अभी की साइंस है कि जो बच्चे को प्रॉब्लम्स होंगी वो माँ के गर्भ में ही डिसाइड हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनको PCOS है या जेस्टेशनल डायबिटीज है या हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, उनके बच्चों के अंदर डायबिटीज होने के चांसेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होने के चांसेस, यानी कि हाइपरटेंशन, कोई कार्डियक डिजीज है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनके बर्थ से ही डिसाइड हो गया कि अब इन्हें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज के दौरान भी ऐसा कुछ होता है कि दवाइयाँ चलती हैं या इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेघा जी आपने। देखिए ऐसा होता है, पहले जब हमने ये टेस्ट डिसाइड कर लिया तो आपके डॉक्टर ने पता कर लिया कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है। तो पहले आपको वो एकदम से दवाई पे नहीं डालेंगे, वो बोलेंगे कि क्योंकि इंडियन डाइट आपको मालूम है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, नॉर्थ इंडियन देख लो, साउथ इंडियन देख लो, सब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम लोग। कितना प्रोटीन खाते हैं? ज़्यादा खाते ही नहीं है हम,
है ना। तो पहले हम उनका डाइट करेक्शन कराते हैं डाइटिशियन से। तो उसमें हम कहते हैं कि माइंडफुल कार्बोहाइड्रेट खाएं, वो कार्बोहाइड्रेट खाएं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा ना हो, कम हो, लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो। कि उसका मतलब क्या है कि वो मेरे जब गट में एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो वो ग्लूकोज कितना दे रहे हैं मुझे। तो ग्लूकोज का अगर एकदम से स्पाइक आ रहा है, इसका मतलब वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो ऐसी शुगरी चीज़ें, बिल्कुल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हमें नहीं खाने। ठीक है। तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाइए, और इससे पहले प्रोटीन्स और फाइबर्स खाइए। क्यों खाइए? क्योंकि प्रोटीन्स और फाइबर्स जब हम इससे पहले खाएंगे तो जो इसका एब्जॉर्प्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कि हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, जैसे ओट्स हैं, है ना, जैसे पल्सेस हैं, है ना, और वीट है जिसमें हम मिक्स्ड आटा जैसे कि मिलेट्स वगैरह सब मिला देते हैं, वो तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना वो। तो वो खाएं, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का और डिले हो जाएगा, तो स्पाइक और डिले आ जाएगी, तो हमारा शुगर एकदम से बढ़ेगा नहीं। ठीक है। और इसमें जो डाइट का है, क्या वो उतना ही रोल है कि अगर हम डाइट को मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा बेहतर करते हैं, तो हमारे जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मल रेंज में रह सकते हैं? हम उसी की तो बात कर रहे हैं। पहले डाइट से हम करते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं पेशेंट को। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कराते हैं। प्रेगनेंसी में मैं आपको बता दूं, मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर पेशेंट पहले एक्सरसाइज कर रहा होता है। अच्छा, अगर नहीं किया पहले तो उसका एक तरीका है, उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं चलो वॉक करो, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करो, बट उसमें पेशेंट को हाफना नहीं होता है। अच्छा, मतलब वो बात कर सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, थोड़ा सा ब्रेथलेस हो सकता है बट पूरा ब्रेथलेस नहीं हो सकता, तो उसको उतना नहीं कराना है। तो यही एक चेक पॉइंट है कि मतलब वो ब्रेथलेस नहीं होना चाहिए, उसको इतना कराओ, धीरे धीरे उसको उस पॉइंट पे ले जाओ। हर हॉस्पिटल में, जैसे Cloud9 में तो हैं हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, तो वो आपको गाइड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे होते रहते हो। तो पहले हम डाइट और एक्सरसाइज करते हैं, मतलब 30 मिनट्स की कहते हैं, रिकमेंडेशन है 5 दिन करें मॉडरेट एक्सरसाइज, तो ये रिकमेंडेड है। फिर बाकी आप थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बैंड वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड आता है वो एक्सरसाइज। आप स्विमिंग करते हैं तो केयरफुली स्विमिंग कर सकते हैं, बट केयरफुली किसी के साथ। कोई और गेम खेलते हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को वो नहीं करना है, बट यस यू कैन रिमेन एक्टिव। बैठना नहीं है, बेसिकली हम बैठ जाते हैं ना, वही प्रॉब्लम है। उसके अलावा हम डाइट और एक्सरसाइज हो गई, 2 वीक्स के बाद हम फिर पेशेंट को देखते हैं। ठीक है। अगर उसका ग्लूकोज विद इन नॉर्मल लिमिट आ रहा है तो इसका मतलब मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी इसे कहते हैं, काम कर रही है, वो काम कर रही है। ठीक है, फिर हमें कुछ नहीं करना। इसमें डॉक्टर जो पोस्ट मील वॉक्स होते हैं वो भी फायदा पहुंचाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं तो पेशेंट्स को कहती हूँ कि तुमने खाना खाया ना, मील की भी बात करते हैं, पहले मील की बात करते हैं। मील को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहिए। अच्छा, मेजर मील्स नहीं? मेजर मील, 3 मेजर मील्स और छोटे छोटे और मील्स। अच्छा, 6 मील्स। थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना तो स्पाइक्स कम आएंगी, ऐसे कम करेगा, वो थोड़ा प्लेट्यू रहेगा, फिर आ जाएगा, फिर ऐसे रहेगा, मतलब एकदम स्पाइक करके ऊपर और स्पाइक करके नीचे नहीं आएगा, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा डिवाइडेड मील्स खाइए, कभी आलमंड्स खा लीजिए भिगे हुए, कभी मतलब ड्राई फ्रूट्स भी खाइए। रेजिन्स, किशमिश नहीं खाने, उसमें बहुत कंसंट्रेटेड वो होता है। अच्छा। अभी आगे मैं बताती हूँ फ्रूट्स भी आपको। तो डिवाइडेड डाइट खाइए। ठीक है। उसके अलावा जब आप खाना खा लेते हैं तो 50 स्टेप्स चलिए। 1 मिनट शांति से ऐसे बैठ जाएं, मेडिटेट कर लें और 50 स्टेप्स चल खाना खाने के बाद, हर मील के बाद। और नहीं चल सकते, आइडल हो रहे हैं, तो हाथ पैर हिला लें थोड़े से, ऐसे हाथ हिला लें, पैरों को हिला लें, और कोशिश करें जैसे कि मेरे को आपको दोनों को बात करनी है, हम दोनों को बात करनी है, तो मैं एक फोन पे बात ना करके उसके डेस्क तक जाएं। अच्छा, तो मतलब वॉक करें। हाँ, वॉक करें थोड़ा सा, पार्किंग थोड़ी दूर खड़ी करें गाड़ी और थोड़ा चलें। तो ये थोड़े से ट्रिक्स हैं छोटे छोटे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप वॉक भी कर लो। राइट। अगर हम थोड़े से खानों की बात करते हैं तो हम आपसे पूछेंगे, आप प्लीज बताइएगा, जेस्टेशनल डायबिटीज में ये चीजें खा सकते हैं या नहीं खा सकते, और कितनी मात्रा में? हम फ्रूट से शुरुआत करते हैं क्योंकि अक्सर लोगों के मन में इसी चीज को लेकर के बहुत सवाल रहते हैं, और फ्रूट्स का इंटेक भी ज्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी में, लोग बहुत ख्याल रखते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज है अगर किसी को, तो महिलाएं कौन से फल खा सकती हैं, कौन से नहीं खा सकती? देखिए, जेस्टेशनल डायबिटीज का जहाँ नाम आ गया, तो हम जैसे मैंने बताया हाई ग्लाइसेमिक फूड्स नहीं खा सकते, तो बनाना वेरी हाई ऑन ग्लूकोज, चीकू वेरी हाई ऑन ग्लूकोज,
मैंगो आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, सीजन चल रहा है, वेरी हाई ऑन ग्लूकोज, तो इसको अवॉइड करें। ठीक है। क्या खाएं? एप्पल खाएं पील के साथ, क्योंकि पील क्या है? फाइबर। तो उसका ग्लूकोज क्या करेगा? वो डिलेड एब्जॉर्प्शन कराएगा, राइट। आप क्या कहते हैं, पियर खा सकते हैं। आप इसके साथ आप नट्स खा सकते हैं, सोक्ड नट्स खा सकते हैं, है ना। गुआवा खा सकते हैं, जामुन खा सकते हैं, पर गुआवा खा सकते हैं। ठीक है, ये सारे फल खाए जा सकते हैं। फ्रूट्स ज्यादा बेटर हैं रादर देन जूसेस, क्योंकि उसमें आपको फाइबर भी मिल रहा है। अभी हमने बात की ना, जब हम फाइबर खाते हैं या हम प्रोटीन साथ में खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। एंड वेजिटेबल्स में है कुछ स्पेसिफिक कौन से खाएं? जेस्टेशन वेजिटेबल्स तो सारे ही खाएं, हर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, मजे से खाएं। रॉ वेजिटेबल्स भी अच्छे से वॉश करके खाएं, आपको फाइबर मिलेगा। नट्स के लिए है कुछ ऐसे स्पेसिफिक? नट्स भी खा सकते हैं, मैंने बोला रेजिन्स थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेटेड शुगर है। अच्छा, हाँ, किशमिश अवॉइड करें। आप बाकी नट्स खा सकते हैं, दे आर हाई ऑन प्रोटीन्स, हाई ऑन विटामिन्स, हाई ऑन फाइबर्स आल्सो। डॉक्टर, जो कार्ब्स को लेकर के है कि रोटी चावल क्या कम कर दे, पोर्शन बंद कर दे, या किस तरीके से उसको? देखिए, बंद नहीं करना, कार्बोहाइड्रेट का भी अपना एक रोल है ना। एंटीबॉडीज बनाता है, कई एंजाइम्स में यूज होता है ना, आपकी इम्यूनिटी फैक्टर्स बनाता है, तो उसको भी बिल्कुल बंद नहीं करना। जो इसका जो रहता है वो होता है 40% कार्बोहाइड्रेट, 20% प्रोटीन एंड 20% फैट। अच्छा, ऐसे करके रख सकते हैं। फाइबर्स में सैलेड वगैरह जो है उनको खाने के लिए एक हैक है कोई ऐसा कि अगर खाने से पहले खा लेंगे तो बेहतर रहेगा? यस, आप फाइबर खाने से पहले खाएं। जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं ना, फाइबर और प्रोटीन उससे पहले खाएं। अच्छा, तो उसका एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। जो चीजें हम लोग डाइट में खाते हैं, तो हमारी इंडियन डाइट जैसा कि आपने कहा ज्यादातर हाई कार्ब्स रहती है, तो दिन की शुरुआत में लोग पोहा खाते हैं, फिर चावल दाल खाएंगे, फिर रात में रोटी सब्जी, इस तरीके से चीजें खाएंगे, तो ये सारे तो हाई कार्ब्स वाले हैं। हाई कार्ब्स। अगर आपको हमारे ऑडियंस को कुछ एडवाइस देनी कि अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है तो खाने में क्या बदलाव करें, किस पोर्शन से खाएं तो आपकी जो शुगर है वो नॉर्मल रहे? जैसे आपने पोहा कहा, तो हम चीला बना सकते हैं ना, और उसमें पनीर की स्टफिंग कर सकते हैं, सो इट बिकम्स हाई प्रोटीन, है ना। हम लीन प्रोटीन खा सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, दे कैन ईट एग्स, है ना। लेग्यूम्स खा सकते हैं, जैसे कि दालें हैं, अंकुरित चने हैं, अंकुरित चीज चाट बना के खा सकते हैं, है ना। चिकपीस हैं, उनको उबाल के चाट बना के खा सकते हैं, तो वो स्वादिष्ट भी है और हेल्दी भी है ना। तो ये चीजें आप खा सकते हैं। मतलब आप देखिए, माइंडफुल ईटिंग अगर आप करेंगे तो सोया चंक्स डाल लें, अपने पास टाइम भी तो नहीं होता ना, तो सोया चंक्स डाल लें थोड़े से, दैट इज ऑल्सो लीन प्रोटीन। ठीक है। पल्सेस खा लें, राजमा है हमारे, काले चने हैं, वाइट चने हैं, ये सारे खा सकते हैं। कुछ ऐसे सब्जियों को लेकर के जैसे कि आलू है, अरबी है या शकरकंदी है, कि इनको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? नहीं, देखो नेचुरल स्वीट्स जो हैं, बहुत ज्यादा अगर स्वीट्स ना हो तो आप खा सकते हैं, है ना। अब सब कुछ ही बंद कर देंगे तो वो नीरस सी लाइफ हो जाएगी। बट फिर माइंडफुल ईटिंग इज वेरी गुड। आप कभी कभार खा सकते हैं, बट माइंड रखिए और अपनी मॉनिटर करिए अपनी ग्लूकोज। ये इसमें ग्लूकोज मॉनिटरिंग वाला पार्ट जरूर बताइएगा कि क्या हर टाइम, हर खाने के बाद चेक करें अपना शुगर लेवल? हर खाने के बाद कुछ दिन, अगर आपका शुगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो कुछ दिन करना पड़ता है। जैसे पेशेंट अपने आप ही बहुत ज्यादा वो हो जाता है, जब आप बोलो ना कि ये आपके बच्चे को भी अफेक्ट कर सकता है, सो पेशेंट बहुत ज्यादा स्टूडियस हो जाता है अपने लिए। उसको कहो फास्टिंग करे, फास्टिंग के बाद ब्रेकफास्ट करके 2 घंटे के बाद करे, फिर प्री लंच करे, लंच के बाद 2 घंटे बाद करे, ठीक है, फिर प्री डिनर करे और उसके 2 घंटे बाद करे, और एक सोने से पहले करे। और कभी नींद अगर खुल जाती है तो एक बार वो 2-3 बजे का भी कर ले, अगर नींद खुल जाती है तो, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया भी और खराब है। जब हमारी ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाती है, स्पेशली जो पेशेंट इंसुलिन पे होते हैं, है ना। अभी हमने इंसुलिन की बात नहीं की। जो लोग मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी से ठीक नहीं होते हैं, तो उनपे फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होता है इंसुलिन। यस। तो दोस्तों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको इंसुलिन लेनी है, तो आप प्लीज लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर हम लोग चेक करते हैं जब भी, जैसे आपने कहा कि खाना खाने से पहले और हर खाना खाने के 2 घंटे के बाद, उसमें हम क्या रेंज देखें कि इससे क्या अंदर में रह रहा है तो हमारा नॉर्मल है? जी, आपका फास्टिंग 95 से कम आना चाहिए। ठीक है।
ठीक है, अगर ज्यादा आ रहा है तो डोज बढ़ाने की जरूरत है। 94 आ रहा है तो वो भी अलार्म 94 है तो ठीक है, थोड़ा सा रात का खाना ठीक कर लें। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर लें, क्योंकि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, हाँ। बॉर्डर लाइन फेल हो रहे हैं आप, तो थोड़ा सा ठीक कर लें। उसके बाद जो आपका पोस्ट मील 2 घंटे का है, तो कोशिश करें कि वो 140 से नीचे आए। ठीक है, कोशिश करें। और 120 से नीचे आए तो बहुत ही गुड है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, ये तो दो ये चीजें। सारी चीजें 90 से नीचे, और कोशिश करें हाँ, 120-40 हाँ, से नीचे रहे खाना हाँ, खाने के बाद, बिल्कुल, तो ये बेहतर है। बिल्कुल। कितने समय तक चेक करें, और फिर जो फॉलो अप में आए तो डॉक्टर देखिए, को वो कैसे धीरे धीरे बताएं? अपने आप सेटिंग हो जाती है। हाँ। ये हर पेशेंट की अलग अलग, हम्म, हर पेशेंट को हमें 7 बार भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन पेशेंट का जिनका सच में हाई, बहुत हाई है और इंसुलिन पे है, उनकी करने की जरूरत ज्यादा है। ठीक है, या मेडिकल, या पेशेंट अपने आप भी कर लेता है, वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंसर्न होता है तो कर लेता है। बट वो धीरे धीरे अपने आप जो है सेटिंग हो जाती है। अपने आप वो बंदा जो पेशेंट है वो ये भी जान जाती है कि मेरे को क्या खाना है, क्या नहीं खाना, तो वो अपने हिसाब से हर रोज करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपने हमें बता दिया, तो इससे हम शायद हमारी ऑडियंस को समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीजें खानी है, कौन सी चीजें नहीं खानी है, और कितनी मॉडरेशन में खानी है। इसमें अगर हमें जानना हो कि हमारे दिन से लेकर के शुरुआत से डिनर तक, यानी कि रात तक, हम किस तरीके से अपने डे को प्लान करें, जेस्टेशनल डायबिटीज जो है कंट्रोल में रहें, और क्या क्या चीजें, कब शुगर लेवल्स चेक करें, क्या खाएं, कैसे खाएं, एक्सरसाइज किस तरीके से करें, कितनी देर की करें, सो दैट हमारा जो है जेस्टेशनल डायबिटीज नॉर्मल रहे, आगे हमें परेशान ना करे। ठीक है, तो मेघा जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जब उठते हैं तो सबका धन्यवाद करें। ठीक है, और उससे अपना दिन स्टार्ट करें कि ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन, क्योंकि ये भी चीजें बहुत कुछ हील करती हैं। सबसे पहले प्रार्थना करें भगवान से, सबके लिए ग्रैटिट्यूड पे करें। उसके बाद उठें, थोड़ा सा घूमें, है ना, थोड़ा सा पानी पिएं, अपने रूटीन वर्क करें, ब्रश किया आपने, आप फ्रेश हुए, उसके बाद आए, और उसके बाद जैसे उठने से 1 घंटे के अंदर अंदर कुछ ले लें जो कि हेल्दी हो, है ना, जैसे फाइबर बिस्किट्स आते हैं, शुगर फ्री बिस्किट्स आते हैं, ये आप ले सकते हैं विद मिल्क। और मिल्क की भी बात करूँ तो इसमें हमें टोन मिल्क थोड़ा सा लेना है, आलमंड मिल्क पी सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, पर मिल्क जो है ना वो लो फैट होना चाहिए, थोड़ा सा डाइल्यूटेड, या तो टोन मिल्क पी सकते हैं। और अगर आदत नहीं है तो थोड़ी सी चाय भी पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तो कर ही सकते हैं, बहुत कैफीन नहीं लेनी, थोड़ी सी ले सकते हैं। अगर आपको आदत है तो थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं हम तो हमारे को एंग्जाइटी नहीं होती बिल्कुल भी। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वॉक करें, उसके बाद अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट करें। अगर आप कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो थोड़ा सा नट्स वगैरह अपना साथ कैरी करें, ताकि अगर बीच में अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगे तो बीच बीच में आप खा सकते हैं। फिर आप अपने ऑफिस में पहुँचे, ऑफिस में आपने थोड़ा बहुत कुछ खाया, लंच किया आपने। लंच भी मैंने आपको बताया कि हाई प्रोटीन करें, उसको प्रोटीन डाइट, माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोटीन आपकी डाइट में आएगा ही आएगा। फ्रूट्स लें, आपकी 1/3 जो डाइट होनी चाहिए वो थोड़ी कच्ची होनी चाहिए पूरे दिन में, ठीक है, कि यानी कि आपको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, स्प्राउट्स, ये सब खा रहे हैं। सो ये सब कच्चे हैं, तो जैसे वो फ्रेश होते हैं आप भी फ्रेश रहेंगे। उसके बाद खाना खाने के बाद हमने याद किया 50 मिनट्स आपको, तो 50 स्टेप्स आपको वॉक करना है। 1 मिनट स्क्रीन से, मोस्टली लोग स्क्रीन पे ही काम करते हैं, थोड़ा सा उससे भी थोड़ा सा ब्रेक करें, और थोड़ा सा 1 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा माइंड को भी ब्रेक करें। मैं तो कहती हूँ हर घंटे करें, क्योंकि तब आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर आप इवनिंग में थोड़ा सा कुछ स्नैक ले सकते हैं, हेल्दी स्नैक, जैसे कि पोहा विद पीनट्स और बाकी की सारी चीज़ें, है ना, पनीर डाल दें उसमें थोड़ा सा, तो ये खाएं। मतलब वो अपने आपके जो चॉइसेस हैं आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। फ्रूट्स भी ले सकते हैं आप। उसके बाद फिर आप जब आप घर रिलैक्स करते हैं तो अगर आपका ऑफिस पास है तो थोड़ा सा साइड से कोशिश करें कि वॉक करें, या जैसे मैंने पार्किंग भी बताया, मतलब यू शुड वॉक, यू शुड अपने शूज़ ले जाएं, वॉक करें। अगर आपके उसमें जिम है कहीं पे तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ये सब करें वहाँ पे ही, अपने ऑफिस में ही। फिर घर आए, घर आके आइडल ना हो, थोड़ा सा म्यूज़िक सुने, थोड़ा सा वहाँ पे भी आप ध्यान कर सकते हैं, म्यूज़िक सुने 10 मिनट, अपने आप को रिलैक्स करें, एक वार्म शावर लें, डिनर करें, फिर वॉक करें, डिनर करें और फिर वॉक करें, और फिर बहुत सुंदर सा म्यूजिक सुने, और फिर धन्यवाद करें, और फिर सो जाएं। बिल्कुल, इस तरीके से अपने हम पूरे
डे को प्लान करते हैं तो जेस्टेशन डायबिटीज और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें टुवर्ड्स प्रेगनेंसी और अपने बच्चे से बात करते रहें पॉजिटिव वाली। बिल्कुल, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ना डॉक्टर हम चाहते जाते जाते आप ये जरूर बताइए कि जेस्टेशनल डायबिटीज में कौन से ऐसे अलार्मिंग या वार्निंग साइंस हम देख के पहचान सकते हैं कि ये सिचुएशन अब सही नहीं है, हो सकता है शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आपका वेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, जितना बढ़ना नहीं चाहिए उतना बढ़ रहा है। ठीक है, आपके हेडेक्स रह रहे हैं, आपको डिजीनेस रह रही है ना, आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, आपको बहुत ज्यादा यूरिनेट हो रहा है ना, जो मैंने आपको बताया ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी हैं, बट इनको बहुत ज्यादा हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। और अपनी ग्लूकोज चेक करें ना, आपके पास तो रामबाण है, वहीं पे चेक करें अपनी ग्लूकोज। ग्लूकोज ज्यादा होने से ज्यादा खराब है ग्लूकोज कम होना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने सब कुछ बंद कर दिया और आप हाइपोग्लाइसीमिया के शिकार हो। राइट, तो उसमें भी गिडीनेस होगी, आपको चक्कर आएंगे, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जान ही जा रही है। तो ये भी हो तो भी अपना ब्लड शुगर चेक करें, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। बिल्कुल, तो ये भी ना हो। तो इन सब साइंस का ध्यान रखें। और जैसा कि आपने हमें बताया पूरे सेशन में कि किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या डाइट फॉलो करें, लाइफस्टाइल एक्सरसाइजेस, जो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस, आपने जिस मतलब तरीके से जितने आसान लैंग्वेज में इस चीज को समझाया है, बताया है, उनको आई एम श्योर बहुत ही अच्छा भी लगा होगा और वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और प्रीनेटल योगा करें आजकल। तो कितना आजकल टीचिंग सो मच, तो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में भी प्रीनेटल योगा होता है। तो हमारी जो पुरानी पद्धति है वो भी बहुत स्ट्रांग है। ये जो मेडिटेशन है, पोस्चर्स हैं हमारे योगा के, जो कई सारे पोस्चर्स होते हैं, मुद्राएं होती हैं बेसिकली, और प्रीनेटल योगा। तो अगर आप ये करेंगे तो बिलीव मी, एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आपकी प्रेगनेंसी डिवाइन हो जाएगी और आप एक डिवाइन आत्मा को जन्म देंगे। बिल्कुल, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर कि आपने जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में हमें सारी चीजें बताई, समझाई। आई एम श्योर आपने भी सेशन को एंजॉय किया। हाँ, बहुत एंजॉय किया मेघा जी आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू द होल टीम। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में जेस्टेशनल डायबिटीज से रिलेटेड कोई और भी सवाल हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।